हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का यूनिट 15 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉड्यूल बी है आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में। इस चैप्टर का नाम है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS शॉर्ट में हम लोग इसे बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या होता है और इसका क्या क्या यूजफुल है वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है और इसके क्या क्या एलिमेंट्स है और इसका क्या रोल है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल है, और किसी भी बैंक के लिए अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करना तो कैसे उसको डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, तो ये चार जो टॉपिक है इसका बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला आता है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें तीन चीजें आ गई, इसके नाम में तीन चीजें आ गई। पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा है सिस्टम। ठीक है, ये तीन चीजें हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अब जो तीन एलिमेंट्स है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या चीज होती है? मैनेजमेंट इज व्यू एज ए फंक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोफेशंस एंड ए क्लास ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन आप बोल सकते हैं, क्लास ऑफ पीपल बोल सकते हैं, ये एक प्रोसेस आप बोल सकते हैं और एक फंक्शन भी आप बोल सकते हैं। इसका मतलब जो भी टास्क या जो एक्टिविटीज मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है उसको आप मैनेजमेंट बोल सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो जो भी टास्क की एक्टिविटी करते हैं तो वो मैनेजमेंट है, यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो मैनेजमेंट का काम देखते हैं। जो नेचर है एक्टिविटी का वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या वो फंक्शंस कर रहा है। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है। प्लानिंग, ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। ऑर्गेनाइज करना, प्लान बनाना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना। डायरेक्टिंग, बताना, इंस्ट्रक्शंस देना। लीडरशिप, किस हिसाब से आप सबको लेके एक साथ चल रहे हैं और कैसे आप अपने टीम मेंबर्स को कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारा ही आपका मैनेजरियल फंक्शंस में आ जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या है? ये फंक्शंस, ये एक तरीके की एक्टिविटी या एक फंक्शन है जो कि मैनेजर्स को परफॉर्म करते हैं। और जो मेन नेचर है मैनेजमेंट का वो ये है कि इसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप और कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो मैनेजमेंट के बारे में तो हमने पढ़ लिया डिस्कशन में डिटेल में। अब हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब जिसमें चीजें एकदम क्लियर नहीं है और उसी को प्रोसेस किया गया फिर वो इन्फॉर्मेशन बन गया। तो यानी आप बोल सकते हैं कि ये रॉ डेटा का एक फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इट इज ए रिजल्ट और प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। तो जब आप डेटा को प्रोसेस करते हैं रॉ डेटा को, तो जो वैल्यू हमें मिलती है, जो फाइनल हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइन एज ए डेटा विच इज ऑर्गेनाइज। तो डेटा क्या है? अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है डेटा। और इन्फॉर्मेशन क्या है? उसको ऑर्गेनाइज किया गया एंड प्रेजेंटेड एट ए टाइम एंड प्लेस सो दैट डिसीजन मेकर मे टेक नेसेसरी एक्ट। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो एक डिसीजन लेते हैं। और आपको मालूम है कोई भी कंपनी या किसी भी चीज के लिए जो डिसीजन है उसका बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ कंपनी के नहीं, आपकी अपनी लाइफ में भी आप लोग जो डिसीजन लेते हैं उसका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। तो किस बेसिस पे आप लोग डिसीजन ले रहे हैं वो होगा आपका इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा मैनेजर्स को? वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको डेटा से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में इस तरह से लिंक्ड रहती है। तो डिसीजन कहने में अपने में एक बहुत छोटा वर्ड है पर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप जो डिसीजन लेते हैं वो आपके फ्यूचर के ईयर्स को डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे जब आप लोग 10th पास करते हैं तो आपका डिसीजन होता है कि आर्ट, साइंस या कॉमर्स कौन सी स्ट्रीम में जाना है। तो उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा करियर जो है वो डिपेंड करता है। 10th तक तो सबने कॉमन स्टडी की होती है ना, उसके बाद कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, अलग अलग फील्ड में लोग जाते हैं। तो वो उन्होंने 10th के बाद जो डिसीजन लिया होता है उसके हिसाब से वो उनका डिसाइड होता है। तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी हम एक करेक्ट और सही जो है डिसीजन ले पाएंगे। तो इसमें स्टेजेस बता रखे कि जो डेटा है वो एक रॉ फॉर्म है, मतलब इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो उसको प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज बनाया तो वो इन्फॉर्मेशन हो गई। और इन्फॉर्मेशन जैसे हमें मिलेगी तो हम डिसीजन लेंगे, और जब हमने डिसीजन लिया तो एक्शन, मतलब वो हमें काम करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि 10th के बाद आप डिसीजन लेते हैं तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरे को अकाउंटेंट में, अकाउंट की फील्ड में इंटरेस्ट है, तो ऐसा कुछ आपने सोचा तो आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने डिसाइड किया कि मेरे को कॉमर्स लेना है। और कॉमर्स के बाद अब आपका एक्शन क्या होगा कि आप सच में जो है एडमिशन करा लेंगे नए स्कूल में विद कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइनली डिसीजन के बाद आप उसको एक्ट में आते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्शन। सो इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन एक्जैक्टली क्या होगा इस इन्फॉर्मेशन के बारे में फिर से बताया गया। इसका मतलब वो डेटा दैट हैज बीन रिट्रीव्ड, प्रोसेस और अदरवाइज यूज फॉर इन्फॉर्मेशन। तो वो जो डेटा जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म का डेटा है उसको रिट्रीव किया गया है और उसको प्रोसेस किया गया, फिर वो जाके हमारा इन्फॉर्मेशन बना है। तो दो के बारे में हमने बात कर ली, मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन। अब जो सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स जॉइंट टुगेदर टू फुलफिल सर्टेन फंक्शंस। तो सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई भी कंपोनेंट्स या कोई भी एलिमेंट्स जिसको ज्वाइन किया गया ताकि आप एक सर्टेन वे में वो काम कर सके तो वो सिस्टम होगा। तो सिस्टम के थ्रू जो है एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को ज्वाइन किया गया और फिर वो एक फंक्शन करे तो वो सिस्टम हो गया। तो सिस्टम क्या हो गया?
ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स जिनको ज्वाइन किया गया ताकि वो सर्टेन वे में फंक्शन करे। ये जो सिस्टम है ये भी सब सिस्टम से बना होता है, और जो सिस्टम होता है ये नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है, दोनों तरह से जो है सिस्टम हो सकता है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, तो तीनों के बारे में आपने डिस्कशन देखा। मैनेजर मतलब जो मैनेजर्स है उनका काम है मैनेजमेंट करना, ठीक है, चीजों को मैनेज करना। कैसे वो करेंगे, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो अपना डिसीजन लेंगे। और इन्फॉर्मेशन का जो तीसरा आता है सिस्टम, सिस्टम में हमने क्या देखा कि ये एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जो कि एक फंक्शन हमें करना है, एक सर्टेन फंक्शन करना है, तो उसी हिसाब से हमने एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स को ग्रुप बनाया, तो वो हमारा सिस्टम होगा। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ओल्ड मैनेजमेंट टूल है, मैनेजमेंट का एक टूल है जो कि बहुत ज्यादा टाइम से यूज किया जाता है लोगों के द्वारा फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक डिसीजन। तो मैनेजमेंट जो है अच्छे से और सही डिसीजन ले तो उसकी हेल्प से तो वो किसकी हेल्प से एक सही और अच्छा डिसीजन लेते हैं, वो लेते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से। और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है ये डिपेंड करता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसे काम करता है ये डिपेंड करता है जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ही जो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। तो इन्फॉर्मेशन इसमें एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। इन्फॉर्मेशन आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे ही, उसके बेसिस पे ही जो है मैनेजर्स अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं, तो वही इसमें बोला है। जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये एक सुटेबल टूल, मतलब एक अच्छा तरीका है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये जो टूल्स है इससे जो है कोई भी गोल या जो एफिशिएंसी है उसको अचीव किया जा सकता है, किसके द्वारा, ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से। बार बार वही लाइन को दोबारा लिखा है कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक इसको आप बोल सकते हैं कि ये मैन मेड सिस्टम है, मतलब ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है जिससे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, किसको, जो मैनेजर्स है उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे वो प्लान या कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो जो डिसीजन है कंट्रोल या प्लानिंग का डिसीजन जो मैनेजर्स का रहता है, तो वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से रहता है। तो मतलब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम उनको इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे एक आप मान लीजिए कोर्ट में जो जज साहब होते हैं, जो जज होते हैं, तो वो किस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, तो जो भी वकील होते हैं, ठीक है, तो जो भी वकील या लॉयर आप बोल लीजिए, तो वो जो भी फैसला, मतलब जो जज है, जज फैसला किस बेसिस पे सुनाता है, जो इन्फॉर्मेशन जो वकील आपस में जो भी दलीलें देते हैं, जो भी अपने पॉइंट्स रखते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन जज को मिलती है तो उसके हिसाब से फाइनल डिसीजन ले पाता है। तो वैसे ही मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वकीलों का काम करता है, ठीक है। जज हो गया आपका मैनेजर, तो जो उनके लिए जो वकील है वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसी के हिसाब से जो है जज यानी कि जो मैनेजर है वो डिसीजन ले पाते हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक सेट है कंबाइंड प्रोसेसेस का दैट गैदर एंड प्रोड्यूस रिलायबल, रिलेवेंट एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज डेटा। तो ये जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइज डेटा को लिया जाता है, और उसी ऑर्गेनाइज डेटा को हमने क्या बोला, इन्फॉर्मेशन, और उसकी हेल्प से जो है डिसीजन लेने में हेल्प होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहें तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस, मतलब ये जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है प्रोसेस का ग्रुप है जिससे हम डेटा को लेते हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं, और फिर उससे हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक फॉर्मल तरीका है जिससे आप इंफॉर्मेशन को जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप यूज करेंगे फाइनल डिसीजन लेने के लिए, प्लान करने के लिए, कंट्रोल, या फिर जो भी आपको डिसीजन लेना है ऑप्टिमल फाइनल सॉल्यूशन, जो भी आपका फाइनल डिसीजन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, तो उसकी हेल्प से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में सेम लाइनें बार बार रिपीट की है। तो शॉर्ट में अगर हम बोलना चाहें तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है मैनेजर्स को ताकि वो सही डिसीजन ले सके, और फिर उस हिसाब से एक्ट मतलब उस हिसाब से एक्शन करे, उस हिसाब से वो काम करे। तो ये होता है हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो एग्जाम में एक नंबर का पूछ सकता है ये क्या है, कैसे काम कर सकते हो, तो डेफिनेशन आपकी यहाँ पे भी लिखी है कि इसमें तीन चीजें आती हैं और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम काम करता है, और मैनेजर्स इस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं ताकि वो सही डिसीजन ले सके। जो मेन एलिमेंट्स की बात करें मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स है, तो पहला आता है एन इंटीग्रेटेड सिस्टम टू गिव सर्विसेज टू मैनी यूजर्स। तो एक सिस्टम होता है जो कि मतलब ये एक तरीके का इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब कई सिस्टम्स मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, एक ब्रॉड वे में काम कर रहे हैं सिस्टम्स, और जिससे जो है कई यूजर्स को सर्विसेज मिलती है। जो कंप्यूटर सिस्टम लिंकिंग सम ऑफ इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर बाय डेटाबेस, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है डेटाबेस से मिल रही है वो आपस में लिंक इसमें रहते हैं। यूजर मशीन इंटरफेस रिस्पॉन्डिंग टू टेम्पररी एंड इमीडिएट सर्च, तो जो भी टेम्पररी है जो इमीडिएट जो भी सर्च हो रही है, तो यूजर मशीन जो है इंटरफेस उसमें रहता है और उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है। और प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन टू ऑल मैनेजमेंट लेवल, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेजमेंट लेवल तक उसको प्रेजेंट किया जाता है। लास्ट आता है सपोर्टिंग द ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग, और उसकी हेल्प से ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैनेजर तक पहुंचाई गई, प्रेजेंट की गई, तो उसी से जो है ऑपरेटिंग और जो डिसीजन मेकिंग है किया जाता है, मतलब ऑपरेट मतलब चीजें की जाएंगी और उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो इस तरह से मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है अपना काम करता है।
रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसका क्या रोल रहता है? तो अगर हम ब्रॉडली टर्म में बात करें तो दो मेन रोल जो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं, ताकि जो डिसीजन है मैनेजर्स डिसीजन ले सके। तो पहला रूल है, फर्स्ट इट हेल्प द मैनेजर टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। तो ये लाइन तो हम बहुत बार ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो है मैनेजर डिसीजन लेता है। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि व्हेन द डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन आर फिक्स्ड एंड ओनली द इनपुट डेटा चेंज, इट एक्ट एज ए सुटेबल रिपीट टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मान लीजिए ऑलरेडी डिसीजन ले लिया गया और फिर कुछ भी इनपुट जो डेटा है उसमें कुछ चेंज आता है, तो मतलब वो एक जो भी अलग अलग टाइप का जो मैनेजरल डिसीजन है उसको एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। जो भी नया ऐड हुआ है, कोई भी इनपुट हुआ है नया डेटा, तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा मैनेजरल डिसीजंस को। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस का इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैनेजर को चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सके, तो वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये जो है ये मेन इसका फंक्शन है। और जो मैनेजर्स हैं वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं एज ए टूल टू डिफाइन प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड। तो जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी फेस करनी पड़े, तो एक ऐसा टूल जो कि प्रॉब्लम्स को बता सके। और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है वो मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, जो भी प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, और उनका उनका फिर सॉल्यूशंस जो है मैनेजर डिसीजन के थ्रू निकालते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स है वो सभी जानने में मैनेजर्स को मदद मिलती है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से। फिर उसी के प्रॉब्लम को समझ के वो उसी हिसाब से जो है मैनेजर्स अपना डिसीजन सुनाते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं और फिर उसको एक्शन में लिया जाता है। इस तरह से ये काम करता है। तो रोल आपने देख लिया मैनेजमेंट, तो दो रोल ये मेन निभाता है। पहला रोल क्या आएगा कि जो मैनेजर है जो भी डिसीजन ले रहे हैं इसके हिसाब से लेते हैं। और दूसरा बोल रहा है मान लीजिए कुछ भी इनपुट डेटा में चेंज आ रहा है, कुछ नई चीजें ऐड हो रही है, तो वो एक तरीके का सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की तरह ही वो काम करेगा। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है रोल ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन इम्प्रूविंग डिसीजन। तो इसका क्या रोल है, जो आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपके डिसीजन को इम्प्रूव करेगा, यानी कि आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो उसमें मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल है, ये किस तरह से काम करता है। इसमें बोला है कि किसी भी बिजनेस की अगर आप बात करें तो उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी बिजनेस है, अभी मान लीजिए वो बहुत ही रिसेशन स्टेज में चल रहा है, तो उनको नए नए प्रोडक्ट लाने हैं, ठीक है। तो बहुत से अपने बिजनेस के आपने नाम देखे होंगे, जैसे सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, पतंजलि, ठीक है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, डाबर। तो ये डाबर और पतंजलि, इनका क्या स्टोरी था कि जैसे जो डाबर जो कंपनी है, डाबर के हमने कई सारे प्रोडक्ट देखे होंगे। डाबर च्यवनप्राश जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट फेमस था पहले। तो और भी कई सारे डाबर के प्रोडक्ट थे। तो बाद में जब पतंजलि मार्केट में आया तो उसने डाबर की जो मार्केट है उसको ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था। रीजन क्योंकि ये भी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, सूप, हर तरह के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है डाबर बनाता था, तो पतंजलि ने भी वही बनाना शुरू किया। लेकिन डाबर का क्या था कि इसमें चीजें जो थी उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही थी, इसकी जो पैकेजिंग वो सब पुरानी थी। तो फिर बाद में जब डाबर का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा डाउन गया तो इन्होंने मार्केट को समझा, फिर नया डिसीजन लिया कि ये और नई नई चीजों में ऐड होंगे, कौन, डाबर। और फिर वैसे ही डाबर ने किया, डाबर ने कई नए नए प्रोडक्ट और लॉन्च किए, जब उसकी पुरानी जो पैकेजिंग थी उसको इम्प्रूव किया, और भी कई सारे नए मसाले मसाले पहले डाबर के कुछ मसाले नहीं होते थे, ये कई सारे मसाला ब्रांड के साथ डाबर ने हाथ मिलाया और फिर उसने कई सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। तो अभी पतंजलि के साथ अच्छे खासा टक्कर में डाबर था। बीच में पतंजलि का शेयर डाबर से बहुत आगे चला गया था, तो डाबर ने डिसीजन लिया, यानी कि जब एक डिसीजन लेते हैं तो डाबर ने ये डिसीजन किस बेसिस पे लिया, उसने मार्केट की इन्फॉर्मेशन ली कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लोगों की डिमांड किस हिसाब से, और हमारे प्रोडक्ट क्या उनकी डिमांड को पूरा कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन उसने अपना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू इकट्ठा किया। तो यानी जो भी हम डिसीजन लेते हैं तो हमारे बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ज्यादातर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके डिसीजन के इर्द गिर्द ही वो घूमते हैं। मतलब जो भी आप डिसाइड लोगे उस हिसाब से फिर आप एक्शन करोगे, उस हिसाब से काम करोगे। और वही जो है बाकी के जो स्टेक होल्डर है इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सभी आप ही के डिसीजन के आसपास ही रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका डिसीजन सही हो, एडिक्वेट हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आपने एक अच्छा खासा होमवर्क किया। होमवर्क क्या हो, मतलब आपके पास एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम रहेगा। क्योंकि जो डिसीजन है वो किसके हिसाब से आप लेते हैं, वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल बताया कि डाबर ने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस किए, तो वो उसने कौन सी इन्फॉर्मेशन ली, उसने मार्केट की इन्फॉर्मेशन ली कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर उसने वो डिसीजन लिया कि हम नए नए और प्रोडक्ट को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही आप एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। अकॉर्डिंगली इट इज क्वाइट। तो इसमें बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा खासा रोल रहता है एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि उनका एक अच्छा खासा दे हैव अ गुड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, यानी जिसके पास सही और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और एक अच्छा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो एक आपको अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जस्ट इन द सेम वे एज बैड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम
तो जो जिसका मैनेजमेंट सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टम बैड मतलब खराब होगा तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसके बदले में जिसका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक अच्छा होगा, सही होगा, तो एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा। तो जो क्वालिटी है मैनेजमेंट के डिसीजन लेने की, तो डिपेंड करेगी किस पे, कि जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो कोई भी इन्फो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बैड या गुड किस हिसाब से है, उसके पास किस तरह की इन्फॉर्मेशन, क्या अगर वो बहुत ही आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको बैड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं, या वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को कैप्चर नहीं करता, या बहुत लेट वो इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है एक बैड और गुड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। और जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट कल्टीवेट एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे ग्रोथ भी हो सके और जो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है वो ग्रो कर सके। ठीक है, इस तरह से जो है मैनेजमेंट को होना चाहिए। आप कौन सा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लेना चाहेंगे, तो वो जो डिसाइड होगा किस हिसाब से होगा, वो इस हिसाब से होगा कि आपकी करंट सिस्टम क्या है, उसके हिसाब से जो आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो कंपेटेबल मतलब उससे मैच करना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें बोला कि जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इन एडिशन जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जो स्ट्रैटेजी है और जो टूल्स है, तो जो भी डिसीजंस है उसके हिसाब से वो काम करना चाहिए। और जो भी डिसीजंस ले रहा है और जब भी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहे वो इंडिविजुअल के द्वारा या कॉर्पोरेट के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो उनके बीच में कनेक्टिंग होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिस हिसाब की इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से डिसीजंस भी होना चाहिए। ये सब इसमें बोला गया है। और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट एरिना है, और इसमें बहुत से हमें सावधानी भी रखनी चाहिए जब भी मैनेजर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हो। और इसी के लिए बोला है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, केयरफुली उनको सेलेक्ट करना चाहिए इंडिविजुअल हु आर प्लेस टू कंट्रोल द सिस्टम। तो जो सिस्टम है उसी में इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें रखी जा रही है, तो जो इंडिविजुअल जो सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं, तो उन इंडिविजुअल का जो सिलेक्शन है वो बहुत केयरफुली आपको करना चाहिए, क्योंकि पता लगे कि जिन इंडिविजुअल को आपने वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए रखा है उन इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो एक आपके लिए बैड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का वो काम करेंगे, और वो उससे आप जो डिसीजन लोगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा रहेगा। तो इसीलिए बोला है कि जो भी इंडिविजुअल उसको संभाल रहा है, सिस्टम को संभाल रहा है, जो कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी है, तो वो इंडिविजुअल जो है उसकी केयरफुल आपको उसको ध्यान रखना चाहिए कि कौन इंडिविजुअल है, केयरफुल वे में, क्या वो उसके काबिल है, क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे उस पोस्ट में रखना चाहिए। और ये जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है एक अच्छा डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा। और जब तक कि आपके पास सही मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप एक सही डिसीजन ले पाए। और अगर मान लीजिए बेसलेस इन्फॉर्मेशन या इस तरह की कोई चीज़ है, तो उसके बाद आपके पास जो डिसीजन होगा उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो डिसीजन होगा वो वेस्ट होगा, उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो फिर से उसी लाइन को रिपीट किया गया कि जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये फाउंडेशन का काम करता है, जिस पे आपका डिसीजन जो है लिया जाएगा, सिस्टमैटिक टूल की तरह काम करेगा, और जो इन्फॉर्मेशन है उसमें टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, और उससे आप जो है एडिक्वेट मैनेजर पॉलिसीज या रेगुलेशंस बना सकते हैं। यानी ये फाउंडेशन का काम करता है आपके डिसीजन के लिए, कौन, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और ये गाइडलाइंस बताता है किसी भी बिजनेस ओनर्स को कि कब क्रिटिकल डिसीजन लेने चाहिए अपने बिजनेसेस के लिए। कौन ये बताता है, ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही बताता है, MIS ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैनेजर्स हैं उनके डिसीजंस को लेने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। और इसमें बोला है कि जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो रियल टाइम अपडेट दे, क्या कंपनी का क्या स्टेटस है, क्या अकरेंसेस हो रहा है, सिस्टम में क्या है, तो वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होना चाहिए। जैसे हमने टाइमिंग को लेके बोला था ना कि कितना टाइम में वो अपडेट रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को दे रहा है आपका सिस्टम, तो वो चीज़ें भी देखनी चाहिए। और ये जो रियल टाइम है उसका अगले लाइन में मीनिंग बताया। रियल टाइम का मतलब है कि इमीडिएट अपडेट ऑफ अकरेंस, तो जो भी चीज़ें हो रही है इमीडिएटली अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये इसके बारे में बोला हुआ है। और अगर इमीडिएटली अपडेट हो रही है तो इससे मैनेजर्स को हेल्प मिल जाएगा कि जितनी जल्दी इशू होता है तो उसका जो है फाइनल सॉल्यूशन देख सके। ठीक है, डिस्कवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस, तो कोई इशू आता है तो पहले अगर टाइम पे अपडेट हो गया तो फटाफट से उसका सॉल्यूशन लेके एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, उसके सॉल्यूशन के लिए आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और बोला है कि अगर आप देरी भी करते हैं, आजकल का मॉडर्न जमाना है, आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सब चीज़ें बहुत ही फास्ट हो रही है, अगर आप कुछ भी देरी करते हैं किसी चीज़ में तो बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप एक खराब डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप डिसीजन लेने में देरी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा लॉस झेलना पड़ जाएगा। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत ही यूजफुल टूल्स है जो कि आपके रिव्यू करता है, जिसका पर्पस यही है कि रिव्यू करना और कंट्रोल करना ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को। ठीक है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिव्यू करना और कंट्रोल करना किसका काम है, ये काम है हमारे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, ये काम है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन बैंकिंग। तो बैंकिंग में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल है,
तो आप जानते हैं कि बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, जैसे कि आप बोल लीजिए डिपॉजिट, सेविंग, वो सारे सर्विसेज या लोन, क्रेडिट जो है कस्टमर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो बैंक आप चाहते हैं कि किसी टाइप का डिपॉजिट आप बैंकों में रखते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, अगर किसी को पैसे चाहिए तो क्रेडिट यानी कि लोन बैंकों से लेता है। और आप ये बोल सकते हैं कि जो बैंक है एक तरीके का फाइनेंशियल सर्विसेज सुपर शॉपिंग, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर आपको शॉपिंग करनी है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो बैंक से आपको मिलेंगे। और जो बैंक है वो क्या करता है, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, और रेगुलेशंस के द्वारा, और जो सोशल इकोनॉमिक जो ऑब्लिगेशन है उसको भी पूरा करता है कौन, बैंक। और जो बैंक है, बैंकों को आप समझ सकते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो बैंक ही लेके आता है। तो जो कस्टमर है, कस्टमर अभी आप जानते हैं कि आजकल कितने सारे बैंक हैं। ओल्ड सेक्टर, ओल्ड पुराने टाइम के पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, फिर प्राइवेट बैंक भी आ गए, फिर फॉरेन बैंक भी आ गए, तो इतने सारे टाइप के बैंक है। तो जो कस्टमर है वो किसी एक बैंक को चूज कर रहा है तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा। जैसे आप अगर मान लीजिए, अगर आप सब्जी मंडी में कुछ सब्जी खरीदते हो तो आप ये देखोगे कि वो फ्रेश होनी चाहिए सब्जी, ज्यादा पुरानी ना हो, और चीजों का आप एक एक देख के कि खराब सब्जी ना हो, तो कुछ फैक्टर्स आप देखते हो। तो इसीलिए अगर आप बैंक को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कस्टमर्स किन चीजों को ध्यान में रखता है। तो पहला होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कितनी आसानी से काम हो पा रहा है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ पर्सनल एंड सर्विसेज, तो किस तरह की क्वालिटी की सर्विसेज दी जा रही है। तीसरा, रेंज, की किस किस टाइप के फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकों के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, किस तरह का आसानी से क्या कितना काम हो पा रहा है, किस तरह की सर्विसेज दी जा रही है, और कितने रेंज के प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी आपने देखा कि जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से उसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। तो ये सब चीजें हो पाई है। बैंकों ने अपने मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा और उसके हिसाब से उन्होंने इस तरह की चीजें बनाई। तो बोल रहे हैं कि बैंकों के पास हर तरह के कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स, आप हम इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ट्रस्ट भी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, गवर्नमेंट बॉडीज और लोकल बॉडीज। तो इतने सारे जो है बैंकों के कस्टमर्स होते हैं, कई सारे वैरायटी के कस्टमर्स बैंकों के पास होता है। तो बैंकों को जो है डील करना होता है उनके साथ ट्रांजेक्शन्स में, या फिर उनको जो ट्रांजेक्शन्स होती है किसी भी कस्टमर की, तो एक कस्टमर की अगर आप देख लीजिए, अगर आप एवरेज एक भी ले लीजिए ट्रांजेक्शन्स, तो मंथ की तो एक कस्टमर की खुद 30 ट्रांजेक्शन्स होगी। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लेक्सिटी वाला डेटा होता है। अगर बैंक का कोई कस्टमर किसी और सर्विस में अगर इंटरेस्टेड है तो फाइनल रिजल्ट जो है आसानी से अगर आपको मिल जाए तो वो टाइमली जो है बेनिफिट इसमें होगा। तो जो भी बैंकों का जो सॉल्यूशन है, बैंकों की जो यूनिक सर्विस है, वो क्या होगा कि कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना। ठीक है, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना और एक ऐसा डिसीजन लेना जो कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। जैसे कि आजकल बहुत से कस्टमर क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बैंकों में उनको ना जाना पड़े। जैसे पुराने कस्टमर तो चलो उनके पास टाइम भी था, और मतलब इतना उनके पास टाइम था, और वो समझते थे कि ठीक है बैंकों में जाके काम करना है, तो उनको वो लाइन में भी खड़े होते थे। लेकिन आजकल का कस्टमर के अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है। अगर बैंक आके बोलेगा कि तुम 2 घंटा लाइन में रहो या 1 घंटा लाइन में रहो, तो आजकल का कस्टमर उस बैंक को अपना अकाउंट क्लोज करके कहीं और जाना ज्यादा पसंद करता है। इसका मतलब आजकल के कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि उसको सर्विसेज फास्ट मिले, फास्ट वे में मिले। तो इसीलिए बैंकों के मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने कस्टमर की सर्विसेज को समझा कि कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर चाहता है फास्ट सर्विसेज। फास्ट मतलब उसको जो काम है क्विकली हो, घर पे उसका जो मोबाइल है, मोबाइल में उसको सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल हो। तो इसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए आपने देखा होगा कि बैंकों ने कई सारे टाइप के लोन दिए हैं। इस तरह के लोन को बोला जाता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, मतलब कस्टमर को कुछ नहीं करना, 2-3 क्लिक के थ्रू जो उसको लोन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं। तो यानी क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से उसका लोन प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन या इस तरह के और लोन जो है बैंकों के द्वारा कस्टमर को दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें इस अब आपको मालूम होगा कि जो प्री अप्रूव पर्सन लोन है वो हर कस्टमर को उसका मैसेज नहीं आएगा, कुछ कुछ कस्टमर ही एलिजिबल है। तो कौन से कस्टमर एलिजिबल रहेंगे, वो उसके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा कि उसने कितने टाइप के लोन लिए और उसने कितने टाइम के लोन का टाइमली रिपे किया, उसकी ट्रांजेक्शन कितनी है। अगर अच्छी खासी उसकी ट्रांजेक्शन है तो वो मतलब प्रूफ है कि हाँ, अगर उसको लोन दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो एक अच्छा जो है अच्छा क्रेडिटर रहेगा, सॉरी अच्छा डेटर रहेगा और टाइमली अपना रिपे करेगा। तो प्री अप्रूव पर्सनल लोन का जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने दिया, वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने दिया। और उसके थ्रू जो है सिस्टम ने ही उसको कस्टमर को मैसेज भेजा कि आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन मिल गया, और कस्टमर ने उसको क्लिक किया, 2 या 3 क्लिक के थ्रू उसको लोन मिल गया। यानी सारा काम सिस्टम ही कर रहा है। सिस्टम ही डिसाइड कर रहा है कि हाँ, कौन सा कस्टमर एलिजिबल है, कैसे उसके ट्रांजेक्शन को देख के। तो आजकल और उसके सिविल स्कोर को देख के, सिविल स्कोर भी सब ऑनलाइन ही हो रहा है। तो सारी चीजें जो है ऑनलाइन ही डिसाइड हो रही है कि क्या होगा, और उसके हिसाब से सारा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फाइनल डिसीजन इसमें लिया जाएगा। तो मतलब जितनी क्विक सर्विसेज होगी उतना ही ज्यादा बेनिफिट इसमें होगा। तो इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जो टाइम है कि अमाउंट को क्रेडिट होने में, और अगर आपको कैश निकालना है तो उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है। इसीलिए आजकल बहुत से बैंकों ने विदाउट एटीएम कार्ड वाली, मतलब कैशलेस बैंकिंग और भी कई सब तरह की सर्विसेज शुरू की है।
लोन सैंक्शन होने में, कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, तो आजकल का कस्टमर टाइम देखता है। एक बैंक जैसे उसको 2 दिन में लोन सैंक्शन करके दिया और एक बैंक जैसे 7 दिन में दिया, तो हर किसी को 2 दिन वाले बैंक को सजेस्ट करना चाहेगा। तो हर किसी के पास टाइम टाइम की बहुत वैल्यू है। जितना कम टाइम में हमें सर्विसेज मिलेगा तो उतना ज़्यादा हम लोग उस सर्विसेज से हम उतना ज़्यादा उससे सेटिस्फाई होते हैं। तो वही कस्टमर का भी रिक्वायरमेंट है। तो इन्हीं एक्सपेक्ट्स के आसपास जो है बैंकों में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। मतलब बैंकों का मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कस्टमर को समझने की कोशिश करता है कि कस्टमर क्या चाहता है। तो कस्टमर आजकल के टाइम पे चाहता है कि सब चीज़ें उसको ऑनलाइन मिले, बहुत ही चीज़ें फास्ट हो जाए, कितना टाइम लग रहा है, अगर वो लोन ले रहा है उसको लोन सेक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है, अगर वो कैश विड्रॉल कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है कोई अमाउंट, तो उसमें उसको कितना टाइम लग रहा है। तो उसके आसपास ही जो है बैंकों का मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है काम करता है। और जो कस्टमर है बैंक का, वो ये भी जानना चाहता है कि उसका अकाउंट का स्टेटस क्या है, ताकि वो डिसीजन ले सके कि उसको विड्रॉल करनी है, पेमेंट करनी है, उसके अकाउंट का स्टेटस क्या है। और अगर उसको कोई लोन असिस्टेंस चाहिए, लोन के रिगार्डिंग उसको कोई मदद चाहिए, तो वो चाहता है कि उसको रीजनेबल इंटरेस्ट रेट में ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। और कुछ कस्टमर ये भी चाहते हैं कि उनको टैक्स के रिगार्डिंग या टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग कोई बैंक कंसल्ट, क्योंकि बैंकों के कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि उनको टैक्स से बचाते हैं। तो कस्टमर ये भी जानना चाहता है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो उनको टैक्स में मदद करे, तो उसके रिगार्डिंग भी बैंक से वो डिस्कशन चाहता है। और जो कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे बैंकों के जो कि इस बात में इंटरेस्टेड होंगे कि उनको गाइडेंस दे दे कि जो सिक्योरिटी या स्टॉक मार्केट है उसमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। और टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस ऑफ गोइंग टू सम प्लेस फॉर पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट, कस्टमर नीड सर्विसेज। अभी कस्टमर क्या चाहता है कि उसको कुछ भी पेमेंट करनी है तो इधर इधर उधर ना जाए, वो खुद ही अपना जो है सर्विसेज कर सके। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, टेलीफोन बिल्स, टैक्स पे करना, या ड्यूटीज ऑफ लोकल बॉडीज है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चाहता है कि ये सब चीजें उसको बैंकों के पास किसी काउंटर के थ्रू या डायरेक्टली कस्टमर इन चीजों को पे कर सके। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि किस तरह के कस्टमर है, उसके हिसाब से जो है डिसाइड ले सके और उस हिसाब से जो है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बना सके, ताकि वो एक अच्छी ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर्स को जो है सर्विसेज दे सके, जो उनकी डिमांड है उसके हिसाब से उनको सर्विसेज दे सके। तो उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन कैसे लेंगे? जब हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कस्टमर एक्जेक्टली चाहता है, तो उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे और उसी हिसाब से जो है बैंकों की स्ट्रेटेजी काम करती है। तो ये सब इसमें बोला हुआ है। तो इस पैराग्राफ में वही था कि बैंकों में इसका क्या रोल है। तो इसमें जो भी कस्टमर है किसी बैंक को चूज करता है तो 3 चीजों को देख के वो बैंकों को लेना पसंद करता है। कितनी जल्दी उसका काम हो रहा है, किस तरह की उसको सर्विसेज मिल रही है, किस किस टाइप के प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर इसमें नीचे वाली लाइन में बोला कि आजकल का कस्टमर ये चाहता है कितनी जल्दी उसका काम हो। तो जितना जल्दी काम होगा तो उतना ज़्यादा वो उस बैंक से सेटिस्फाई रहता है। तो जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझता है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को भेजता है। फिर मैनेजमेंट उसी हिसाब से जो है डिसीजन लेता है। नेक्स्ट हेडिंग है डिजाइनिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंक। बैंकों के लिए अगर आपको डिजाइन करना है तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं जब भी एक जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो बैंक के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, तो डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक। ठीक है, किस हर हर बैंकों का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहता है। तो बैंकों का क्या ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। किस तरह से उनकी क्वालिटी ऑफ स्टाफ है, किस तरह का उनका स्टाफ है, कितनी उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, वहाँ का कस्टमर सेगमेंटेशन कितना है। ठीक है, और भी इस तरीके के फैक्टर्स है जिसको डिपेंड करता है, लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर्स है जो कि हर जगह काम करते हैं। तो उन्हीं कॉमन फैक्टर्स की हम अभी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसका हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम बैंकों के लिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे कस्टमर डेटाबेस, कि बैंकों का कस्टमर एग्जैक्टली क्या है, कौन बैंकों का एग्जैक्टली कस्टमर है। क्या जो भी कस्टमर है बैंकों का, क्या वो कस्टमर इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ऑपरेटर मतलब क्या वो हाउसवाइफ है, एम्प्लॉय है, क्या वो काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर है। तीसरा रेंज ऑफ सर्विसेज, किस तरह के उनको सर्विसेज चाहिए, क्या सेविंग बैंक उनको अकाउंट चाहिए, उनको क्रेडिट हिस्ट्री या रिपेमेंट या बाकी फाइनेंशियल उनको सर्विसेज चाहिए। चौथा क्लास ऑफ कस्टमर्स, इनकम ग्रुप उनका कैसा है, क्या वो कॉर्पोरेट है, तो ये हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है वर्किंग आवर्स, कब वो काम करते हैं, सुबह काम करते हैं, आफ्टरनून या इवनिंग में काम करते हैं। तो इतनी सारी चीजों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कस्टमर डेटाबेस की किस तरह का कस्टमर है, क्योंकि जो सर्विस एक्सपेक्टेशंस और जो मतलब एक कस्टमर जो कि काफी एजुकेटेड होगा, ठीक है, अच्छी इनकम ग्रुप वाला होगा, तो वो ज्यादा बैंक में वेट करना पसंद नहीं करेगा। तो उसको आप ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल कराइए ताकि वो मोबाइल के थ्रू ही कर सके। पर अगर कोई एक मान लीजिए फार्मर है, किसान है, जिसके पास स्मार्टफोन भी नहीं, जो सिंपल सा मोबाइल होता है कीपैड वाला वो है, तो उस कस्टमर को अगर आप बोले कि आप ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांसफर कर ले, तो वो उसमें नहीं खुश होगा, वो बोलेगा नहीं मेरे को ये काउंटर की सर्विस चाहिए। तो आपको कस्टमर का सेगमेंटेशन मतलब सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि किस कस्टमर के हिसाब से आपको क्या किस कस्टमर के हिसाब से आपको क्या चीजें आपको अवेलेबल करानी है। ये चीज आपको कस्टमर की समझनी होगी। तो यानी ये कस्टमर का पूरा डेटाबेस रेडी करता है जिसमें कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है और फिर जो है उनकी नीड्स को समझता है, एनालाइज करता है, कस्टमर टू कस्टमर वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देगा। दूसरा आता है सर्विसेज टू द अकाउंट होल्डर। तो जो भी अकाउंट होल्डर है तो वो क्या चाहता है, वो जो भी उसका अकाउंट का जो स्टेटस है या जो भी उसमें एक्टिविटी हो रहा है उसके रिगार्डिंग वो एडवाइस चाहता है।
कुछ जो कस्टमर है इसमें बोला है कि लार्ज अमाउंट इट इज नॉट ट्रांस मेनी टाइम्स द अकाउंट होल्ड ए लार्ज अमाउंट एंड इट इज नॉट ट्रांसैक्टेड फॉर एनी पर्पस। तो किसी किसी केस में बहुत ज्यादा अमाउंट भी रहता है। तो जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको कौन कौन से रिपोर्ट मैनेजमेंट को भेजनी चाहिए। तो पहला नॉन मूविंग अकाउंट, मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, जो कि 2 साल बाद क्या हो जाएंगे, इनऑपरेटिव हो जाएंगे। और एक अकाउंट जिसमें 50,000 से ज्यादा का बैलेंस है। और कुछ ऐसे अकाउंट जिसका बैलेंस मिनिमम से भी कम है, जैसे मिनिमम किसी में मान लीजिए 1,000 बोला है तो 1,000 से भी कम है। नेक्स्ट, रेगुलर पेमेंट आर नॉट मेड, जो रेगुलर पेमेंट है उसमें नहीं हो रही है। और जो क्रेडिट है वो नहीं हो रहा उस अकाउंट में। और डिफॉल्ट, लोन लिया गया उस अकाउंट से कस्टमर से, लेकिन उसमें लोन रिपेमेंट नहीं हो रही, उसमें डिफॉल्ट हो रहा है। और चेक अमाउंट में जो क्रेडिट हो रहा है उसमें काफी देरी आ रही है। जो अकाउंट का मूवमेंट है उसमें बहुत ही अचानक से बहुत ज्यादा, कुछ दिन बहुत ज्यादा मूवमेंट होने लग जाती है, कई बार वो बहुत डाउन हो जाती है, तो सडनली बहुत चेंज देखने को मिलता है। और तो बोल रहा है जो अकाउंट होल्डर है वो आर गिविंग 80% बिजनेस टू टेक पर्सनल केयर ऑफ देयर। तो जो अकाउंट होल्डर है जिन्होंने भी अकाउंट रखा है तो 80% बिजनेस वो बैंकों को दे रहे हैं। नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया होगा तो वो क्या करेगा बैंक से, अगर उसको मान लीजिए लोन चाहिए तो उसी बैंक से तो लेगा, कहीं और जाके तो अकाउंट नहीं ओपन करेगा। तो वहाँ बैंकों से कई तरीके के और लोन प्रोडक्ट भी लेता है, सीआरएम परस्पेक्टिव जिसको आप बोल सकते हैं। तो कई तरीके का जो है सीआरएम हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो उस परस्पेक्टिव से देखें तो कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को आपको समझना है, उस हिसाब से आपको उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है। तो जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो समझता है कस्टमर या इंडिविजुअल जो है क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से जो उनको प्रोडक्ट लेने में उनको डिसीजन लेता है उसी हिसाब से, ताकि कस्टमर को बेनिफिट इसमें हो। नेक्स्ट आता है सर्विसेज फॉर बिजनेस प्रमोशंस। तो इसमें बोला है कि जो बैंक की जो फाइनेंस है उसको कई वे में इस्तेमाल किया जाता है, और मतलब सही लोन सही कस्टमर को दिया जाए, मतलब जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको लोन दिया जाए। इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू स्टडी द ट्रेंड। तो आपको बिजनेस इंडस्ट्री में जो भी ट्रेंड चल रहा है वो स्टडी करना पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से जो भी कस्टमर्स है या फिर जो भी ग्रोइंग बिजनेस सेक्टर है वो आप समझ पाएंगे। और अलग अलग सोर्स से जो है, जो आपका डेटा, जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है अलग अलग सोर्स से डेटा को इकट्ठा करेगा, उसको एनालाइज करेगा, और फिर फ्यूचर में कॉर्पोरेट की क्या स्ट्रैटेजी है वो बताएगा। तो अलग अलग सोर्स से डेटा को इकट्ठा करना, उसको प्रोसेस करके एक इन्फॉर्मेशन का रूप देना, और फिर जो है आपके मैनेजर से उनको इन्फॉर्मेशन बताना कि कहाँ पे किस हिसाब से डिसीजन लेना है, तो उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो तीसरा पॉइंट हो गया आपका सर्विसेज फॉर बिजनेस प्रमोशन, की इसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई अलग अलग सोर्स से, और उसको इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्स से आपने डेटा कलेक्ट किया, और फिर आपके मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने उसको इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट करके दिया। तो अब आप एक फाइनल और सही डिसीजन ले पाएंगे कि एक्जैक्टली हमें बिजनेस में क्या करना है ताकि हम इसको इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट आता है इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपका इंडेक्स मॉनिटरिंग का भी काम करता है। वही लिखा है कि एक और फीचर जो है कि ये अलग अलग टाइप के बैंकों के जो इंडेक्सेस है या जो रेशियोज है बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए जो उनको पूरे करने होते हैं तो उनको भी मॉनिटर करता है, और जो कि बैंकों के बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं जैसे कैश रिजर्व रेशियो, कि बैंकों को आपको मालूम है कि जैसे आरबीआई ने बोला 4%, तो 4% का कैश रखना है, या स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। कैश को तो आप कैश की फॉर्म में रखेंगे, और हर बैंकों का जो आरबीआई में अकाउंट होता है उसी में रखना होता है। एसएलआर को अगर आप गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी, सॉरी आरबीआई के साथ भी रख सकते हैं। तो ये जो रेशियोज है बैंक उसको पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, या और भी एडवांस के रेशो, जैसे बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर के तहत मतलब टारगेट रहते हैं कि इतना तो आपको लोन प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। टोटल जितना भी आपने लोन लिया उसका, मान लीजिए 100 दिया तो 100 में से बोला होगा कि 40 लोन, मान लीजिए 100 रुपए का आप लोन दे रहे हैं तो उसमें से 40 रुपए को प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब जैसे वीक सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर में पूरा चैप्टर है कि कौन कौन से सेक्टर को प्रायोरिटी, जैसे एजुकेशन हो गया, या माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर आप सोलर प्लांट लगा रहे हो वो भी अभी प्रायोरिटी सेक्टर में आके, और भी ऐसे कई सारे सेक्टर आपके प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। तो बैंकों ने कितना अपने प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट किया है, पूरा किया है, तो ये सारे रेशियोज हैं, उसको मॉनिटर करने का भी काम आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स अपग्रेड। ह्यूमन रिसोर्स कौन हो गया बैंकों के लिए? वहाँ के एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है। तो जो ह्यूमन एक्सपेक्ट से भी जो है काफी हेल्पफुल रहता है ये। कंप्यूटराइजेशन में जो है चीजें बहुत फास्ट होगी। पहले कंप्यूटर से नहीं काम होता था, लेकिन जब से कंप्यूटर आया चीजें बहुत फास्ट हो गई है। और लेकिन फिर भी कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि सिस्टम अपने आप ही काम करेगा, ह्यूमन बीइंग की तो जरूरत रहती है। ह्यूमन टच एंड स्किल्स, एक अच्छी जो स्किल्स का पर्सन है, और वो तो जरूरी है, स्टाफ की तो जरूरत रहती है। बस फर्क इतना कि पहले जिस सीट को 2 लोग करते थे अब एक पर्सन उस सीट को हैंडल कर लेगा, ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। बट हाँ, ह्यूमन की जरूरत ही रहेगी। तो इसी की वजह से जो ह्यूमन के अंदर जो अपग्रेडेशन है, उसकी जो एक्सपर्टाइज है, जो नॉलेज है बैंक के एम्प्लॉयज की, वो बढ़ती रहनी चाहिए। सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और अभी आप जानते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और प्राइवेट बैंकों में अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, जो सर्विसेज है काफ़ी एग्रेसिव हो रही है।
और जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो इस चीज़ को भी समझता है और वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए कि एम्प्लॉयज़ को कब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़ सके बैंकिंग को लेके, फाइनेंशियल वर्ल्ड को लेके। और इसीलिए जो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बताता है कि किसको कब ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है, और आपका प्रॉपर किस किस ने कब कब ट्रेनिंग ली वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी ये रखता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि किस किस एम्प्लॉय को कब कब ट्रेनिंग की जरूरत है और किसने कब कब, जैसे अब नोटबुक में लिखा हो तो इतने सारे एम्प्लॉयज का डेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना, लेकिन अगर वही चीज अगर आपके पास नोटबुक के बदले आपके सिस्टम में सब कुछ लिया तो सिस्टम में बताएगा कि हाँ इसने अब ट्रेनिंग दिया, इसको अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है इन चीजों को भी समझने में जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे हमने फंक्शंस देखे थे कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बैंकों के लिए डिजाइन करना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बोला है कि वो डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक, बट कुछ चीज़ें कॉमन है तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला कस्टमर डेटाबेस, कि आपका कस्टमर कौन है, क्या वो इंडिविजुअल है, क्या वो कंपनी है, और क्या आपके जो ऑपरेटर मतलब क्या वो एक्टिविटी कर रहा है आपका कस्टमर, क्या वो एम्प्लॉय है, क्या वो हाउस वाइफ है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो ऑफिसर है। नेक्स्ट, किस तरह की उनको सर्विसेज दी जा रही है, आपके कस्टमर का इनकम ग्रुप किस तरह से है, वर्किंग आवर्स क्या है, सुबह शाम दिन का वो काम करते हैं। तो ये सारी चीजें कस्टमर डेटाबेस में हो जाएगी। दूसरा आ जाएगा सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर, की क्या क्या सर्विसेज अकाउंट होल्डर ले रहा है, तो उसमें उसकी जो अकाउंट की जो रिपोर्ट है वो भी भेजेगा। कैसे रिपोर्ट, कि कौन सा ऐसे अकाउंट है जिसमें मिनिमम बैलेंस से भी कम पैसा है, कौन सा ऐसे अकाउंट है जिसमें 50,000 से ज्यादा बैलेंस है, कौन सा अकाउंट है जो कि नॉन मूविंग है, जो कि 1-2 साल में इनऑपरेटिव हो जाएंगे, और डिफॉल्ट कौन सा अकाउंट है जिसमें लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट होगी। अब एक बात, जिस कस्टमर के अकाउंट में मान लीजिए लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट हो रही है तो क्या उसको प्री अप्रूव इस तरह के लोन का ऑफर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सिस्टम ने देख लिया कि हाँ इसने ऑलरेडी जो लोन दिया उसको डिफॉल्ट किया। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को सोच के उस हिसाब से जो है डिसीजन लेता है सिस्टम भी, और उसकी हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो भी एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। तीसरा आ जाएगा सर्विसेज फॉर बिजनेस प्रमोशंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि जो भी अलग अलग जो बिजनेस सेक्टर है, तो अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है और उसके हिसाब से जो है कॉर्पोरेट की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो इसलिए बिजनेस प्रमोशन में भी ये एमआईएस हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इंडेक्स मॉनिटरिंग। इंडेक्स मतलब बैंकों को अलग अलग इंडेक्स, अलग अलग रेशियोज को पूरा करना होता है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो की कितना कैश रखने के लिए बोला है आरबीआई ने अकाउंट में, वो रख पा रहा है नहीं रख पा रहा है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको आप गोल्ड कैश किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, या प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट पूरे कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो ये सारा मॉनिटरिंग का काम भी एमआईएस करता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स अपग्रेडेशन, मतलब जो ह्यूमन बींग है जिसने पहले ज्वाइन किया है, तो आप जानते हैं कि हर साल ट्रेनिंग होती है, क्यों, क्योंकि आपकी जो स्किल्स है उसको इतने कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी सर्वाइव करने के लिए उनको प्रॉपर अपग्रेड होना पड़ेगा। तो अपग्रेडेशन में प्रॉपर उनको ट्रेनिंग की जाती है। तो एमआईएस वो भी बताता है कि किसको कब कब ट्रेनिंग का जरूरत है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भेजता है और उसके हिसाब से जो मैनेजमेंट डिसीजन ले पाते हैं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका इशू रिलेटेड टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग। सो इसके इश्यूज को जो है तीन तरह से डिफाइन किया गया, डिवाइड किया गया, ह्यूमनिस्टिक, एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। तो इन तीनों की बात कर लेते हैं। पहला आपका आ जाएगा ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स। तो जो डिजाइनर है उनकी अंडरस्टैंडिंग की कमी, वो चीज़ों को जो यूजर्स की जो नीड्स है उनको नहीं समझ पाए सही तरह से। ठीक है, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है मैनेजर का उसमें कमी, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर की इन्फॉर्मेशन में कमी, एंड यूजर एज दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, मतलब उनको मैनेजर्स को या यूजर्स को ये नहीं मालूम कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए और किस इन्फॉर्मेशन की उनको रिक्वायरमेंट है। जैसे मार्केट में अगर आपको ये नहीं मालूम होगा, आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, कोई आपको नहीं मालूम होगा कि कॉटन का कपड़ा कौन सा है, सिल्क का कपड़ा कैसा है। कॉटन के कपड़े में गर्मी के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें जो है गर्मी ज्यादा नहीं लगती है। अगर आप सिल्क का कपड़ा लेंगे तो गर्मी में आपको गर्मी लगेगी। ठीक है, तो आपको जब तक कपड़े की पहचान नहीं है तो आप एक अच्छी कपड़ों की शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, सही सही कपड़ों की। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी बात लागू होती है। ह्यूमनिस्टिक मतलब जो मैनेजर्स है उसको मालूम होना चाहिए कि उसको कौन सी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स एंड यूजर इन द सिस्टम डिजाइन। तो मैनेजर्स इस बात पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, उनका पार्टिसिपेशन का लैक है, मतलब उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं हो रहा। उनको पकी पकाई खिचड़ी चाहिए, यानी कि उनको पकी पकाई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा वो इसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे, उनको लगता है ये हमारा काम ही नहीं है। नेक्स्ट, द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इन्फॉर्मेशन। जो वहाँ के मैनेजर्स हैं वो, उनको सॉफ्टवेयर का या इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को इन चीजों को ज्यादा अच्छे से वो नहीं समझते। जो भी डेटा कलेक्ट किया उसी में एक्यूरेसी नहीं है, डेटा ही एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो डेटा है उसी को बना के फिर इन्फॉर्मेशन उसी को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनाई जाएगी। तो जो डेटा कलेक्ट किया उसी वो डेटा ही एक्यूरेट नहीं, उसी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं वो आपके ह्यूमनिस्टिक फैक्टर में आ जाते हैं। तो इसके बाद दूसरा फैक्टर आता है हमारा कौन सा, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, लैक ऑफ प्रोसीजर्स एंड मेथोलॉजी एंड स्टेजेस ऑफ क्रिएटिंग द सिस्टम। तो क्या आप प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं, क्या मेथोलॉजी यूज कर रहे हैं, या कौन से स्टेजेस आप यूज कर रहे हैं, कौन से स्टेजेस आपके सिस्टम को क्रिएट करने के। दूसरा आता है कि जो भी आप सिस्टम या सॉफ्टवेयर को जब आप डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए आपके जो कंसल्टेंट है उनको
वो सही नहीं है, सुटेबल कंसल्टेंट आपने नहीं लिए जब भी आप अपने सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने जा रहे हैं। तीसरा आता है लैक ऑफ एवल्यूएशंस ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट्स। तो जो इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट्स में जो एवल्यूएशंस है उसमें कुछ कमी होना, जो इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट्स है उसके जो इवोल्यूशन है उसमें कुछ कमी होना। और लास्ट आता है लैक ऑफ सीरियस कंसिडरेशन एंड एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन दिस। तो ज़्यादा सीरियस वे में आप इसको ध्यान नहीं दे रहे या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इसके रिगार्डिंग, तो ये सभी आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाएंगे। तीसरा और लास्ट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। इसमें क्या आ जाएगा कि लैक ऑफ गुड कंडीशंस फॉर पार्टिसिपेशन। तो जो मैनेजर्स हैं उनके वो पार्टिसिपेट कर पाए या वो कोलैबोरेट वे में काम करे या यूजर्स या जो सिस्टम है ये कोलैबोरेट वे में काम करे, तो इस तरह का पार्टिसिपेशन वाला कंडीशन नहीं है वहाँ पे। और लैक ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड मेथड्स एनालिसिस बिफोर द सिस्टम डिजाइन। तो मान लीजिए आप कोई सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हो तो ऑलरेडी उसमें कोई सिस्टम है तो उसमें कोई कमी, जो पुराना सिस्टम है उसमें कमी या प्रॉपर सिस्टम या मेथड्स नहीं है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पावर। अभी जो एग्जिस्टिंग पावर में जो भी है जो भी काम कर रहा है तो इवोल्यूशन का लैक, इवोल्यूशन को प्रॉपर वो नहीं समझते। बैड कंडीशन ऑफ एजुकेटिंग द स्पेशलिस्ट कोर्सेज। सो प्रॉपर कंडीशंस नहीं है ताकि एजुकेट कर पाए स्पेशलाइज कोर्सेज को। अनसुटेबल इम्प्लीमेंटेशन, तो जो सिस्टम है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। इनएडिक्वेट एजुकेशन ऑफ यूजर्स, जो यूजर्स है जो सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर्स जो है उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। इनएडिक्वेट एंड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर चीजों को डॉक्यूमेंट करके नहीं रखा गया। तो ये सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में आपके आ जाएंगे। लास्ट में आपका आता है सजेशंस फॉर सॉल्यूशंस। तो इसका जो इशू है इसका क्या सॉल्यूशन है, तो एक बार इन फैक्टर्स को दोबारा देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं एमआईएस में। तो पहला आता है ह्यूमनिस्टिक। तो इसमें आ जाएगा कि जो यूजर्स हैं वो समझना नहीं चाह रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपर। दूसरा जगह जो मैनेजर्स है उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चीज़ की समझ नहीं है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। जो मैनेजर्स है वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं, ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी नहीं लेना चाह रहे। जो मैनेजर्स है वो सॉफ्टवेयर में या इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस क्या है कि वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है सॉफ्टवेयर चीज़ों को समझने की। लास्ट आता है कि जो डेटा ही कलेक्ट किया उसी की एक्यूरेसी में ही गड़बड़ है, डेटा एक्यूरेट नहीं है, गलत डेटा आपने कलेक्ट किया, तो ये सारे ह्यूमनिस्टिक फैक्टर में आ जाएगा। तो दूसरी परेशानी आती है इन्वायरमेंटल में। इन्वायरमेंटल में क्या क्या स्टेजेस मैथोलॉजी या प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उसी में कुछ कमी है, और इवेल्यूशन इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट क्या है उसमें कुछ कमी है, क्या सुटेबल कंसल्टेंट आपको नहीं मिल पा रहा। तो ये सारे जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर का पार्ट होगा। लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में होगा कि एक अच्छा पार्टिसिपेशन या कोलैबोरेशन माहौल नहीं मिल पा रहा मैनेजर्स को या सिस्टम को कि अच्छे से काम कर पाए। ये सारे इसमें मेन मेन फैक्टर है। डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे, और जो यूजर्स हैं उनका प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, और सिस्टम को सही तरह से सही वे में जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये सारे हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर आ जाएंगे। तो ये सारी हमारी ये तीनों पॉइंट्स क्या थे, ये हमारे थे इश्यूज जो कि फेस करने पड़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट आता है सजेशंस फॉर सॉल्यूशन। तो एमआईएस के रिगार्डिंग क्या इसका सॉल्यूशन है, तो बोल रहे हैं कि जो बेसिक कंसल्टेशन कल्चर गोल्स और ऑब्जेक्टिव है हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपने देखा होगा अलग है, हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अलग है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है। तो इसी की वजह से जो बेसिक चीज़ें वो तो अलग अलग है, लेकिन जो एमआईएस के रिगार्डिंग जो इश्यूज है वो भी अलग अलग होंगे, और इट इज़ डिफिकल्ट टू फ्रेम एंड प्रोवाइड। तो सब इश्यूज अलग अलग, जैसे एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो सबको चेक करके उसी के हिसाब से दवाई देगा। तो अलग अलग सॉल्यूशन, सॉरी, एक कॉमन सॉल्यूशन दे पाना एक मुश्किल काम है। और लेकिन कुछ सजेशन या रिकमेंडेशन दिया जा सकता है जो कि सभी के लिए होगा। जैसे डॉक्टर अलग अलग लोगों को, मरीजों को अलग अलग खाने के लिए बोलता है, बट ये चीज़ सबको बोलेगा कि हाँ आप शाम को एक गिलास दूध पियेंगे, हरी सब्जी आप खाएंगे, फ्रूट्स आप खाएंगे, पानी ज़्यादा पियेंगे, तो कुछ चीज़ें कॉमन हो गई। तो वैसे यहाँ पे भी हो गया कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर अलग है, गोल अलग है, ऑब्जेक्टिव भी अलग है। अलग अलग होगा तो एक जगह पर उनको एक कॉमन सोल्यूशन सबके लिए दे पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है सभी के लिए रिकमेंडेशन है ताकि एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो है सॉल्यूशन दिया जाए। तो कुछ कॉमन चीज़ें, कॉमन सजेशन है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला आएगा प्रोवाइडिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज नेसेसरी फॉर। तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम कर रहे हैं पहले आपके पास एक अच्छा खासा प्लान होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप हमें इसको इस्तेमाल करने जा रहे हो तो प्रॉपर एक अपना कॉम्प्रिहेंसिव तो अच्छा खासा प्लान बने कि क्या हमारा एग्जैक्ट प्लान है जिस तरह से हम काम करने वाले हैं। दूसरा, एक स्किलफुल एम्प्लॉय भी बहुत जरूरी, एफिशिएंट, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज होने चाहिए वो अच्छे और स्किलफुल होने चाहिए, और उनके अंदर आपको प्रॉपर मोटिवेशन भी रखनी है, ठीक है, ताकि वो जो पुराने जो एम्प्लॉय है वो स्टेबल होकर अपना अच्छे से काम करे। तो एक स्किलफुल और एफिशिएंट एम्प्लॉय होना भी बहुत जरूरी होता है। तीसरा आता है द फॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस इन ऑल द इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिटरमाइनिंग द इंस्टीट्यूशंस एंड सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करना चाहिए, और फिर एमआईएस को वो सपोर्टर की तरह काम करेगा। यानी ये जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंस्टीट्यूशन है ये एमआईएस को सपोर्ट में उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम करेंगे। लास्ट आता है
एक MIS काउंसिल या MIS डायरेक्टिंग कमेटी आपको बनानी चाहिए। जब भी आपका MIS प्रोजेक्ट बनने जा रहा है तो आपको एक MIS डायरेक्टिंग कमेटी या MIS काउंसलिंग जो कि चेक करेगी कि MIS किस तरह से काम कर रहा है। तो ये 4 जो है मेन कॉमन पॉइंट आएंगे। तो 4 पॉइंट कौन-कौन से हैं जो कि सॉल्यूशन है सबके लिए कॉमन। तो पहला बोला है कि अच्छे से प्लान बनाना, जब भी आप MIS को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो प्रॉपर प्लान बना लीजिए। दूसरा बोला है कि स्किलफुल और एफिशिएंट एम्प्लॉय रखिए और उनको प्रॉपर मोटिवेशंस का एनवायरनमेंट आप रखिए ताकि वो एफिशिएंट वे में अपना काम कर सके। तीसरा बोला है कि इन्फॉर्मेशन सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस को आपको बनाना चाहिए ताकि वो MIS को सपोर्ट देने का काम करे। और लास्ट वाला पॉइंट बोला है कि जो MIS काउंसिल है या MIS डायरेक्टिंग कमेटी आपको बनानी चाहिए। शुरुआत में जब भी आप MIS प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आपको MIS डायरेक्टिंग कमेटी और MIS काउंसिल बनाना चाहिए जो कि MIS को देखेगा कि वो किस तरह से काम कर रहा है। लास्ट में आता है जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सारे जो ऑप्शंस है, जो भी डिसीजन मेकर्स को लेने होते हैं, अलग अलग उसके पास चॉइसेस है, तो बहुत सारे चॉइसेस है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक सही डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सी चॉइस हमें अपनानी चाहिए। और इसका ये भी मतलब है कि जो भी आप चॉइस लेने चाह रहे हो, डिसीजन मेकर को जो भी चॉइस चाहिए, तो जो उसके आउटकम है, तो जो भी आउटकम है पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, यही रीजन है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं तो वो MIS टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टफ बिजनेस डिसीजन, टफ बिजनेस चॉइसेस के लिए जो डिसीजन ले पाए। तो MIS टूल उनकी काफ़ी मदद कर देता है। और तो एक अच्छा वायबल बिजनेस डिसीजन आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया है तो वो MIS उसकी एक तरह से अच्छी गारंटी दे देता है। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो पूरे चैप्टर में एक्जैक्टली था क्या और क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, तो MIS का डेफिनेशन आपका पूछ सकते हैं। और 3 कौन-कौन से इश्यूज़ हैं MIS के वो पूछ सकते हैं, ह्यूमनिस्टिक, एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशंस, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है एक। और इसमें से क्या पूछा जा सकता है कि MIS जो डिज़ाइन करना है तो किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कस्टमर डेटाबेस, अकाउंट होल्डर को क्या सर्विसेज दे रहे हैं, बिजनेस प्रमोशन का क्या सर्विसेज है, कौन से इंडेक्स में ये मदद कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन, तो इतनी सारी चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है। लेट अस, हम आपके पास 2-3 क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, विच इज नॉट ए स्टेप टुवर्ड कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू डिसीजन। जो डेटा है डिसीजंस में कन्वर्ट होता है, हमें मालूम है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। तो डेटा को पहले प्रोसेस किया जाता है, फिर डेटा को प्रोसेस करके वो क्या बन जाता है, वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। और फिर उन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन से आपका एक्शन वो होता है। तो डेटा डेटा को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस आएगा, ठीक है, फिर वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है और फिर इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप डिसीजन ले पाते हैं। इन एक्शन कहीं पे भी नहीं, एक्शन है लास्ट पॉइंट लेकिन इन एक्शन नहीं है। तो सी आंसर हो जाएगा, विच इज नॉट ए स्टेप। तो कौन सा स्टेप नहीं है, इन एक्शन नाम का कोई स्टेप नहीं है, एक्शन नाम का लास्ट स्टेप इसमें जरूर है। सेकंड, कस्टमर चूज है, कोई भी कस्टमर किसी बैंक को चूज करता है तो किन किन चीजों का ध्यान रखता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और क्वालिटी किस तरह से उसको सर्विसेज की मिल रही है, किस तरह के उसको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही है, कौन से रेंज की सर्विसेज मिल रही है, और कितना आसानी से अपना काम कर पा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स थे हमारा था, ऑल ऑफ दिस। तो इन सारी चीजों को देख के वो डिसाइड करता है कि कौन से बैंक में उसको अपना खाता खोलना है, कौन से बैंक में उसको रहना है। लास्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इश्यू रिलेटेड टू MIS। तो MIS के कौन कौन से इश्यूज हमने देखा था, ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस पे थे और इन्वायरमेंटल, ये तीनों ही फैक्टर थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।